Welcome students to your online English class. I am your teacher Amita. I am here for you. Today in this video we will learn a new poem, and that is sixth poem of your syllabus, Amanda. It is written by Robin Klein. Now I am going to give you a brief description about the poet. She is a poetess. Robin McMauchlan is an Australian author of books for children. She was born on 28 February 1936 in South Wales, and she had her first short story published at the age of only 16. Several of her books have been listed for CBCA Children's Book of the Year Award. Dear students, now I am going to recite the poem. I will read first two stanza and then I will explain you. You can see that first stanza is not in bracket but the second stanza is in bracket. तो जो पहला stanza है ये अमेंडा नाम की एक लड़की है जिसकी मदर उसके बिहेवियर के लिए उसको हर वक्त डांटती रहती है। और आपने देखा होगा कि 11-12 साल के बच्चे माँ बाप के द्वारा जब डांटे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में खो जाते हैं, और कभी कभी तो वो इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं कि उनको अपने मदर फादर अच्छे ही नहीं लगते। तो यहाँ पे जो अमेंडा की मदर है वो उसको किस तरह से उसकी बुरी आदतों के लिए, उसके बुरे बिहेवियर के लिए टोकती है और उसको मना करती है उसकी अच्छाई के लिए, ताकि उसको ज़िंदगी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना आए। देखते हैं। Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and stay up straight, Amanda. Don't bite your nail, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. There is a languid emerald sea, whose the sole inhabitant is me, a mermaid, drifting blissfully. Now, dear students, hunch means bent, slouching, sitting in a lazy way, languid, relaxed, emerald, hair, green color, inhabitant, resident, drifting, carried slowly by the water, blissfully, happily. तो ये थे मीनिंग जो फर्स्ट टू स्टैंजाज के अंदर आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे उन वर्ड्स के। अब यहाँ पे पोइट क्या डिस्क्राइब करता है कि लिटिल गर्ल हु इज़ ऑलवेज पॉइंटेड आउट बाय हर मदर फॉर हर मिस्टेक्स एंड हाउ शी इमेजिन्स हर लाइफ टू बी. द पोइट सेज दैट द मदर इज पॉइंटिंग आउट अमेंडा फॉर बाइटिंग नेल्स एंड विच इज़ अ बैड एग्जाम्पल, बैड हैबिट. यहाँ कवि क्या कहती हैं कि अमेंडा एक छोटी सी बच्ची है जो कि अपनी माँ के द्वारा उसकी गलतियों के लिए बार बार टोकी जाती है, और वो किस तरह से फिर अपनी दुनिया इमेजिनेशन के अंदर सोचने लगती है. पोएट कहती है कि मदर अमेंडा को पॉइंट आउट करती है, अमेंडा नाखून मत काटो, गंदी आदत है. फिर वो उसको कहती है कि अपने कंधों को मत उचकाओ, सीधे बैठो, कुबड़ नहीं निकालो. और ये लेजीली कैसे बैठी हो, वो उसको कहती है कि इस तरह से लेजीली पोस्चर मत बनाओ, नहीं तो तुम्हारी बॉडी का पोस्चर खराब हो जाएगा. सो एट दिस पॉइंट व्हेन शी इज बीइंग स्कोल्डेड बाय हर मदर, शी सेज दैट शी वांट्स टू बी द ओनली रेजिडेंट ऑफ दिस ब्यूटिफुल ग्रीन सी. शी सेज that she wants to be carried away by the current of water and feel the relaxing environment there. She imagines herself like a mermaid who is alone there and leads her life in a relaxing manner. तो डियर स्टूडेंट्स, इन लाइंस के अंदर अमेंडा सोचती है कि मम्मी उसको बार बार टोकती रहती है और वो फिर ख्यालों की दुनिया में खो जाती है और अपनी मम्मी की बातों की तरफ ध्यान नहीं देती. वो कल्पना करती है एक शांत और पन्नी की तरह हरा फैला हुआ समुद्र हो और उसके एक टापू पर केवल अमांडा को छोड़ दिया जाए और कोई वहाँ पे इनहैबिटेंट ना हो, निवासी ना हो. वहाँ वे स्वच्छंद रूप से आनंद में एक जलपरी की तरह इधर उधर घूमती फिरती रहे. तो ये कल्पना करती है अमेंडा, क्योंकि उसकी मम्मी का डांटना उसको पसंद नहीं आता, तो वो अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खुशियाँ ढूंढने लगती हैं.
Dear students, you can see on the screen, I have shown a mermaid in the picture. Now, let us do the literary devices used in the two stanzas. The first one is anaphora, means repeated use of a word at start of two or more lines. Don't bite, don't hunch. आप देख रहे हैं ना, अमेंडा की मदर उसको बार बार मना करती है, डोंट बाइट, डोंट हंच. तो ये क्या है? एनाफोरा. बार बार रिपीट किए गए वर्ड्स हैं यहाँ पर एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइन्स. तो ये क्या है? एनाफोरा. राइम, यहाँ पे A और C दोनों स्टैंजास के अंदर राइम स्कीम यूज़ की गई है. नेक्स्ट है एजोनेंस. एजोनेंस का अर्थ होता है कोई भी वाउल साउंड का बार बार यूज़ होना. डोंट हंच योर शोल्डर, ओ डोंट हंच योर शोल्डर. ओ साउंड का बार बार रिपीट हुआ है, यूज़ हुआ है, तो इसे एजोनेंस कहते हैं. उसके बाद मेटाफर. आपने देखा है कि यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है एमराल्ड सी. यूज़ ऑफ वर्ड एमराल्ड सी फॉर ग्रीन कलर ऑफ सी बीइंग सिमिलर टू द कलर ऑफ एमराल्ड. तो यहाँ पे जो कि एमराल्ड सी, जो कि सी का कलर है, ग्रीन कलर है, उसको एमराल्ड के साथ कंपेयर किया गया है. एमराल्ड एक कीमती पत्थर का, कीमती स्टोन का नाम होता है. इसके बाद है रेपिटिशन. अब बार बार अमेंडा वर्ड यूज़ किया गया है, तो ये कौन सी डिवाइस है? रेपिटिशन. पुनरावृत्ति, जिसे हिंदी में हम कहते हैं पुनरावृत्ति, शब्दों की पुनरावृत्ति. और जहाँ पे लेटर्स की पुनरावृत्ति होती है उसे हम एलिट्रेशन कहते हैं. नेक्स्ट है इमेजरी. ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, तो यहाँ पे एक तस्वीर सी बन जाती है. नेक्स्ट है एलिट्रेशन. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, तो यहाँ कौन सी साउंड बार बार रिपीट हो रही है? कॉन्सोनेंट साउंड एस, स. नेक्स्ट है एल्यूजन. मरमेड इज़ अ वेल नोन इमेजिनरी क्रीचर. आपको पता होगा मरमेड जलपरी जो होती है, आपने तस्वीर में भी देख रहे हैं सामने, तो ये एक इमेजिनरी क्रीचर है जिसका इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है. तो ये कौन सी डिवाइस है? एल्यूजन. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टू स्टैंजास की तरफ. Yes, students. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. I am an orphan, roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट लाइन में Did you tidy your room, Amanda? मम्मी फिर क्या कहती हैं? Did you finish your homework, Amanda? अमेंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया है? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? क्या तुमने अपना होमवर्क रूम क्लीन किया है? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमेंडा. मैं सोच रही हूँ कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने जूते साफ़ कर लो. मुझे लगता है कि आप इन बातों को अपनी लाइफ के साथ भी कनेक्ट करके देख रहे हैं. हर किसी की मम्मी इसी तरह से बच्चों को सही रास्ते पे लाने के लिए उनको निर्देश देती हैं, लेकिन बच्चों को अपने माँ बाप की बातें अच्छी नहीं लगती. तो ये बात गलत है. आपको अपने मम्मा पापा की बात सुननी चाहिए. आगे देखिए. अब अमेंडा जब मम्मी की इन बातों को सुनती है तो वो क्या सोचती है? आई एम ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट. वो कहती है मैं अनाथ हूँ. मतलब एक्सेस देखिए कि वो इतनी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, इतनी ज़्यादा मम्मी की बातों से नाराज़ हो जाती है कि वो सोचती है कि मैं तो एक ऑर्फन हूँ और मैं गलियों में घूम रही हूँ. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट. मैं नंगे पाँव, दबे पाँव सॉफ्ट डस्ट के ऊपर पैटर्न बना रही हूँ. द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट. जो वहाँ की साइलेंस है वो मेरे लिए गोल्डन है, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है. द फ्रीडम इज़ स्वीट. और जो फ्रीडम मुझे वहाँ पे मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे मेरी मदर नहीं होंगी, हाँ, तो वो मेरे लिए क्या होगी? बहुत ही स्वीट होगी, बहुत ही मीठी होगी. So here the poet says that Amanda's mother is inquiring her about whether she has done homework or not. And then she asks her whether she has cleaned her room or not. Moreover, she is also reminded to clean her shoes. So here we can see that the mother is constantly asking her questions regarding her homework being done or not, or whether she has cleaned her room and shoes or not. But on the other hand, while Amanda
is listening to her mother's instruction, she imagines herself to be an orphan who is roaming in the street. This means that she imagines if she would have been without parents, she would have walked freely in the streets. She would have drawn designs on the softest with her uncovered feet very quietly. So we can see that she thinks opposite to her mother. But Amanda wants to play in dust with her bare feet. Moreover, she is so fed up of these constant instructions from her mother that she says silence in golden, which means silence is very crucial and precious for her. She further says that freedom is sweet. This means she never feels free when she is with her mother. Now, my dear student, let us focus on the literary device used in this stanza. So, dear students, in these two stanzas, anaphora is used. Repeated use of a word at start of two or more lines. Did you finish? Did you tidy? So, repeated words in two lines. Next is rhyme. Rhyme scheme is A-A-D-A, E-E-E. Amanda, Amanda, shoes. Amanda, street, feet, sweet. Now the next one is assonance. Use of vowel sound O, thought, told, you, your, shoes. So assonance. Repetition. Use of Amanda word again and again. So this is repetition. Metaphor. Silence is gold. तो silence को क्या कहा गया है? Golden कहा गया है. Silence is said to be glorious like golden color. तो इसको इसके साथ compare किया गया है. Freedom is sweet. Freedom is said to be sweet in taste. Dear students, you can see on the screen there is a mother और वो अपनी बेटी को चॉकलेट खाने से मना कर रही हैं. चलिए अब करते हैं next two stanzas. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? अब आगे Amanda क्या कहती है? I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. Now, let us do the meanings of the difficult word which came in these two stanzas. Acne means pimples. Rapunzel, a girl in the fairy tale by Brothers Grimm. Tranquil, calm, quiet. Rare, uncommon. Dear students, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं बहुत प्यारी फेरी सी यहाँ पे नज़र आ रही है और ये है रुपेंजल. आपने वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें एक चुड़ैल विच एक लड़की को फेरी को पकड़कर एक पिंजरे में कैद कर देती है, एक महल के कमरे में कैद कर देती है और उसके बाल बहुत लंबे होते हैं. और जब भी इस विच को उस फेरी को मिलना होता था, उस लड़की को मिलना होता था, तो वो उसको कहती थी कि अपने बालों को नीचे फैला दो, लेट डाउन कर दो, ताकि वो उसको पकड़कर ऊपर आ जाए और उसको विजिट करे. तो ये रुपेंजल. तो अमेंडा भी इमेजिन करती है कि वो क्या है, एक रुपेंजल है और उसकी मम्मी ने उसको एक टावर में अकेला ट्रैंक्विलिटी में कैद कर रखा है और उसकी मम्मी किस तरह से है, विच की तरह से है. चलिए अब कर लेते हैं लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. तो माँ क्या कहती है? अमेंडा, चॉकलेट मत खाओ, अपने पिंपल्स का ध्यान रखो. विल यू प्लीज़ लुक एट मी. क्या तुम मुझे देखोगी, मेरी तरफ देखोगी? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमेंडा. तो माँ की तरफ अमेंडा ध्यान नहीं देती और माँ बोलती जाती है. वो उसको उसकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए बोलती है क्योंकि दांत खराब हो जाएंगे तो चॉकलेट मत खाओ. और दूसरा, उसको एक्नी होते हैं, इसीलिए वो कहती है कि तुम्हारे पिंपल्स हो जाएंगे, तुम चॉकलेट खाना बंद करो. आई एम रुपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर. लाइफ इन ए टॉवर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर. अब अमेंडा क्या सोचती है? फिर से वो अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खो जाती है और वो कल्पना करती है कि वो एक रुपेंजल की तरह है और वह किसी की भी परवाह नहीं करती. वह रुपेंजल की तरह एक टावर के ऊपर अकेली और शांत होकर रह रही है.
I will certainly never let down by bright hair. और वो प्रतिज्ञा करती है कि वो कभी भी अपने चमकीले बालों की शान को नहीं खोएगी, कभी भी वो अपने बालों को नीचे नहीं करेगी ताकि उसकी मदर, जो उसको एक विच की तरह नज़र आती है, वो पकड़कर ऊपर आ जाए और उसको विजिट करे। यानी कि वो अकेली रहना चाहती है, शांत रहना चाहती है टॉवर के अंदर। So dear students, again Amanda, instead of giving any reply to the questions asked by her mother, loses herself in her imaginary world of dreams. She imagines herself to be Rapunzel. Like her, she does not care for anybody. She lives quietly alone in a tower like Rapunzel. She pledges that she will not let her mother allow to come over there. Now I am going to tell you the literary devices used in the स्टैंजाज। एल्यूजन, यूज ऑफ फेमस फेरी टेल कैरेक्टर रुपेंजल। जब हम किसी फेमस कहानी या किसी भी फेमस कैरेक्टर का यहाँ पे वर्णन देते हैं, उसको वहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो उसको हम एल्यूजन कहते हैं। यहाँ पे फेरी टेल का कैरेक्टर रुपेंजल लिया गया है और उसको अमेंडा के साथ कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट है राइम। राइम स्कीम AAFAGGG। Amanda, Amanda, you, Amanda, care, rare, here. नेक्स्ट है एजोनेंस। मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ आपको कि जब कोई वॉवल साउंड बार बार रिपीट होती है तो उसको एजोनेंस कहते हैं। तो यहाँ पे यूज़ ऑफ वॉवल साउंड ए ओ का इस्तेमाल किया गया है। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। अब देखिए ए, प्लीज़, मी, स्पीक, फाइन। तो आपने देखा ई साउंड का इस्तेमाल हुआ है। अब ओ को देखिए कैसे इस्तेमाल हुआ है। यू, लुक, टू, यू। तो आप रियलाइज़ कर सकते हैं मेरी साउंड से कि किस तरह से यहाँ पे एजोनेंस लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंस। यूज ऑफ र साउंड। आई हैव नॉट केयर, ब्राइट हेयर। और एक और लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है इन दो स्टैंजाज में, वो है रेपिटिशन। अमेंडा वर्ड बार बार रिपीट होता है। तो ये थी डिस्क्रिप्शन, लिटरेरी डिवाइसेस एंड डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स जो इन दो स्टैंजाज के अंदर आए हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ इट इज़ द लास्ट स्टैंजा। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमेंडा, anyone would think that I nagged at you Amanda। तो यहाँ पे Amanda's mother ask her not to look unhappy and sad। यहाँ पे अमेंडा की माँ उसको कह रही है कि तुम इतनी ज़्यादा उदास और इतनी दुखी क्यों नज़र आ रही हो। She should look a little more cheerful। वो कहती है तुम थोड़ा खुश होकर रहा करो, हमेशा एक अस्थिर स्वभाव में रहती हो, हमेशा मूडी बनकर रहती हो। अमेंडा हैज़ बीन वेरी मूडी एंड ऑफ अनस्टेबल नेचर। उसका नेचर बहुत अनस्टेबल है, कभी वो खुश हो जाती है, कभी वो दुखी हो जाती है। तो उसकी ममा उनको कहती हैं कि तुम चेयरफुल रहा करो, हैप्पी रहा करो, जॉयफुल मूड में रहा करो। शी आस्क हर अगेन टू लुक चेयरफुल, अदरवाइज पीपल विल ब्लेम हर मदर ऑफ नेगिंग एंड ट्रबलिंग हर कॉन्टिन्यूसली। नहीं तो वो कहती हैं कि तुम्हारा ऐसा उदास चेहरा देखकर कोई भी तुम्हारी माँ पर यह आरोप लगा सकता है कि वह हमेशा ही अमांडा को तंग करती रहती हैं। सो दिस वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ योर लास्ट स्टैंजा। नाउ लेट अस कम टू द लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द स्टैंजा। अगेन alliteration, stop that sulking, sir sound is repeated। Repetition, use of Amanda is again repeated। Rhyme scheme AAHA, Amanda, Amanda, you, Amanda। Dear student, a very important thing which you should know, you can see this stanza in the bracket. Okay, so there are 3 stanzas, 2, 4 and 6, which are in the bracket. So this is called parenthesis, is a remark that is added to a sentence, often to provide an explanation. So in stanzas 2, 4, 6, parenthesis is used to describe the reaction of child Amanda towards her mother, continues nagging. So the speaker in stanza 2, 4, 6 is Amanda. No, she is not
पेइंग एनी अटेंशन टू वॉट हर मदर सेज। तो ये ब्रैकेट में जो लिखा गया ना, ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे जो स्पीकर है वो अपने ही ख्यालों में खो जाती है और अपनी मम्मी की किसी बात का जवाब नहीं देती, और वो इमेजिन करती है, एक बार तो वो मरमेड है, दूसरी बार वो ऑर्फन, और तीसरी बार वो रुपेंजल है, ऐसा वो इमेजिन करती है। I hope, my dear student, you have understood line by line explanation of this poem. I know this is rather a long, lengthy, little bit prolonged poem. Still, I have explained you line by line in Hindi and English. So, my dear student, now you are familiar with the new words used in the poetry, the literary devices used in the poem, about the poet, and I have given you the message also. आपको अपने मदर फादर का कहना मानना है, उनको मना नहीं करना किसी बात के लिए, और इरिटेट तो बिल्कुल भी नहीं होना। सभी 11-12 साल जो टीनेजर होती है वो स्टोम एज होती है, तो अमेंडा भी यहाँ पर एक टीनेजर गर्ल दिखाई गई है, और वो छोटी छोटी बात पे बहुत जल्दी नाराज़ हो जाती है। तो हमें ये मैसेज मिलता है कि कभी भी इरिटेट नहीं होना। हमारे बड़े, हमारे पेरेंट्स जो भी बात कहते हैं वो हमारी भलाई के लिए कहते हैं, हमारी हाइजीनिक कंडीशंस को देखते हुए कहते हैं, और हमारे फ्यूचर के लिए कहते हैं। So dear student, here Amanda is an escapist. She imagines herself as a fairy like Rapunzel. She wants to live happily in her lonely tower, far from the maddening crowd of the world. Like Rapunzel, she wants to take care of her beautiful golden hair. But my dear students, you should not be an escapist. You should live your life and believe in yourself. Keep watching the video, keep learning, keep practicing. Have a good day.